बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्या एक डीप फ्रीज़र को हम R600 जो कंप्रेसर है वो डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं कि क्या हमें जो कंडेंसर है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा, और कंप्रेसर का जो लोड है वो कितने पॉइंट्स पे तैयार होगा, और उसका जो कंप्रेसर का जो रनिंग प्रेशर है वो कितना होगा। जी तो दोस्तों, आप जो हमारे पास एक डीप फ्रीज़र देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी R134A का कंप्रेसर लगा हुआ था, और ये किसी मकैनिक ने इसका जो कंडेंसर है वो ओपन लगाया हुआ है। इंटरनल कंडेंसर जो कि अंदर पड़ा हुआ है वो भी काम करता है, और एक्सटर्नल कंडेंसर भी लगाया हुआ था, क्योंकि R134 पे ये तैयार की गई थी। तो हमने इसको अल्टरनेट करना है, हमने इसको R600A का कंप्रेसर डालना है। पहले आप जो कंप्रेसर देख रहे हैं ये डेनफास का 1/4 का ही कंप्रेसर है। अब हमने डालना है R600 का कंप्रेसर, और इसमें क्या क्या तब्दीली करनी पड़ेगी हम आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे, कितने पॉइंट पे ये तैयार होगी। तो एक एक प्रोसेस, एक एक चीज़ दिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों, काम की तरफ। काम हमारा स्टार्ट होता है जी सबसे पहले फ्लशिंग से। फ्लशिंग करने के बाद हमने ऑलरेडी मैंने फ़्लशिंग कर ली है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने जो R600A पे बनाई थी जो कि मैंने फ्रिज में डाला था, तो उसके ऊपर मैंने जो जो काम किया वो सब डिटेल के साथ मौजूद है, मैं लिंक आपको दे दूँगा। तो उसके बाद फ़्लशिंग हमने की है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिन वाल लगा हुआ है, एक डिस्चार्ज पे और दूसरा कैपिलरी ट्यूब पे। तो फ्लशिंग कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके, तो आपके सवालात का जवाब भी हम देंगे। जी तो दोस्तों, ये हमने एक नया RS600 का कंप्रेसर परचेज़ किया है, जो कि हमें यूज़ में ही मिला है, और यूज़ में भी इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह है। इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई हुई है, जेन्युइन कंप्रेसर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये R600A में मौजूद है, और इस कंप्रेसर के साथ हमें किसी भी किट की, किसी भी PCB बॉक्स की, किसी भी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। ये लो एम्पेयर, लो वोल्टेज और लो प्रेशर कंप्रेसर है। तो चलिए इसको फ़िट किस तरीके से करना है, इसके जो कनेक्शंस हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे। ये इसकी जेन्युइन रिले और ओवरलोड है जो कि कंबाइंड है, और अब हमने कंप्रेसर को फ़िक्स किया। कंप्रेसर को फ़िक्स करने के बाद ये जो मेन पॉइंट है ये आपने याद रखना है, जब भी R134A से R600A की तरफ आना है तो सबसे पहले आपने यूनिट की फ़्लशिंग करनी है। उसके बाद यूनिट की जो फ़्लशिंग का मतलब है कि इंटरनल जो सफाई है वो आपने करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप CTC से करें, चाहे आप पेट्रोल वगैरह से करें, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद मेन जो है वो होता है जी वैक्यूम कितना करना। तो दोस्तों वैक्यूम करना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो दिखाते हैं। कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग टार्क है वो 1 सेकंड के लिए 7 एम्पेयर से स्टार्ट होके अब जो रनिंग में है, मेन होता है रनिंग पॉइंट। तो 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ एक छोटा सा झटका लगता है, जो कि आपका सोलर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो उसको फील भी नहीं होता, क्योंकि ये चंद सेकंड का झटका होता है। उसके बाद कंप्रेसर को हमने ऑन किया। अभी हमने ड्रायर नहीं लगाया, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रायर को हम जहाँ से इस्तेमाल करना है, जहाँ से हमने जॉइंट करना है, वहाँ से हमने फ़िलहाल इसका जो प्रेशर है वो चेक करना होता है कि प्रेशर ठीक आ रहा है, और उसके बाद सेक्शन पे हाथ रख के कैपिलरी ट्यूब को हमने ज़बान से चेक करना होता है। मैं तो खैर ऐसे ही चेक करता हूँ हर एक रेफ्रिजरेटर, हर एक डीप फ्रीज़र और हर एक डिस्पेंसर वगैरह को। तो इसमें यह कि तसल्ली हो जाती है कि कैपिलरी ट्यूब उसमें जो सेक्शन का पॉइंट है वो ठीक है, उसकी सेक्शन कितनी हो रही है। और एक बात आपको बताता हूँ, चलो कुछ मेरे भाई हैं वो R600A का जो कंप्रेसर है उसको सेम R134A की तरह डालने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हैं। इसमें आपको इसका जो ड्रायर है वो चेंज करना पड़ेगा, और आपको R600A का कंप्रेसर लगाने के लिए डीप वैक्यूम की ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों आपके सामने हमने लीकेज वगैरह चेक कर लिया है। ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। किस तरीके से हम R134A का कंप्रेसर निकाल के R601 का कंप्रेसर डालते हैं, इसमें क्या सेफ्टीज़ हैं और किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और वैक्यूम को लेके मैं आपसे बात कर रहा था। तो दोस्तों जब भी आपने R134A की जगह R601 का कंप्रेसर यूज़ करना है तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आपको डीप वैक्यूम करना पड़ेगा और फ्लशिंग करनी पड़ेगी और उसका जो ड्रायर है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप गैस के साथ साथ रेफ्रिजरेंट के साथ साथ कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं और कंप्रेसर के अंदर है जो दोनों ऑयल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने अपनी लीकेज कंप्लीट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज फाइंड आउट की है। हमारा जो कंप्रेसर है वो अब वैक्यूम पे हमने लगाया हुआ है और अब वैक्यूम कितना करना ये आप सोच रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और बताया था मैं। तो दोस्तों वैक्यूम कम से कम भी आपने आधा घंटा करना है। वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसमें हल्की सी जो गैस पाइप से डिस्चार्ज करवाते हैं वो करवा रही है। अब आपको दिखाते हैं जी, अगर आप बाई वेट गैस चार्ज नहीं करना चाहते तो R134A की तरह ही आपने गैस चार्ज करनी है। और अब हमने पहले आपको खाली चला के दिखाया कंप्रेसर, अब हमने इसमें लोड डाल के आपको चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कंप्रेसर ने स्टार्ट लिया और जैसे जैसे कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में आएगा वैसे वैसे ही कंप्रेसर के जो अम्पेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी पॉइंट्स में हैं वो डाउन होते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी काफ़ी कंप्रेसर डाले हैं डीप फ्रीज़र में और फ्रिज में। तो अब हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही थी कि क्या R601 का जो कंप्रेसर है वो डीप फ्रीज़र में काम करेगा। अगर काम करेगा उसकी कूलिंग, उसके जो रनिंग अम्पेयर्स हैं जो कि पॉइंट्स में होते हैं वो दिखाएं और रनिंग प्रेशर दिखाएं। तो दोस्तों ये स्पेशल मेरे दोस्तों के लिए वीडियो है, आप दोस्तों की हेल्प के लिए वीडियो है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल पे आएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगर मेरी कोई गलती है तब भी बताएंगे और अगर मैंने अच्छा काम किया फिर भी बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरा चैनल पे आएंगे, मुझे लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। और दोस्तों अगर मेरे काम में कोई भी चीज़ आपको गलत नज़र आई है तो आप मुझे कॉल या कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है और मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी मौजूद है। अगर आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों कंप्रेसर हमारा अब रनिंग कंडीशन में है। और अब बात आती है जी रनिंग प्रेशर की। तो रनिंग प्रेशर आपके सामने ये डीप फ्रीज़र है, इसमें कंप्रेसर भी 1/4 का लगा है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रनिंग प्रेशर है वो भी आपके सामने है। R601 का जो कंप्रेसर जब भी आप इंस्टॉल करें तो उसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो 0 से नीचे ही होना चाहिए। तो अगर 0 से ऊपर करेंगे तो गैस जो आपकी रेफ्रिजरेंट है वो ओवरचार्ज हो जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके जो सेक्शन का पाइप है, चाहे वो फ्रिज हो, वाटर डिस्पेंसर हो या डीप फ्रीज़र हो, तो उसके सेक्शन पॉइंट के ऊपर आइस आना शुरू हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपना काम कंप्लीट किया है। और अभी जो हमारा डीप फ्रीज़र है वो हमने, क्योंकि वोल्टेज का इशू होता है तो वोल्टेज आज मेरे बहुत स्लो आ रहे थे और लाइट की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, तो उसके लिए मैंने साथ स्टेबलाइज़र अटैच किया है और जो 3 पॉइंट्स हैं वो स्टेबलाइज़र के हैं। आपको जो सीधी बात है वो बताऊं कि मेरी जो डीप फ्रीज़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 पॉइंट्स पे तैयार है। तो चलिए हमारी जो डीप फ्रीज़र है वो हमने तकरीबन 2 घंटे चलाई है और 2 घंटे चलाने के बाद आपको डीप फ्रीज़र की जो कूलिंग है वो इंटरनल साइड से चेक करवाते हैं। अभी आइस आपके सामने है और इसकी जो बेस है उसके ऊपर पानी खड़ा हुआ था वो भी बर्फ़ की शक्ल में जम गया है। तो अब इसकी जो साइड्स हैं वो मज़ीद अच्छी हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे आप काम को पसंद करते होंगे, मेरी वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि मैंने मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई जिसमें मैं आपको बातें करता हुआ नज़र आऊँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह A to Z चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल के साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
अगर मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर